अगर आपका कनाडा वर्क परमिट कुछ ही महीनों में एक्सपायर होने वाला है तो ये सवाल शायद अभी आपके दिमाग में सबसे ऊपर होगा। क्या पढ़ाई शुरू करना कनाडा में टिके रहने का स्मार्ट तरीका है या एक रिस्की फैसला? तो आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे। हम बात करेंगे कि वर्क परमिट से स्टडी परमिट पर जाना कब फायदेमंद हो सकता है, कब ये डिसीजन उल्टा पड़ सकता है, पीआर प्लानिंग पर इसका क्या असर पड़ता है, सीआरएस स्कोर कैसे चेंज होता है, पीएनपी ऑप्शंस कैसे खुलते हैं और किन सिचुएशंस में इंडियंस को एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत होती है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनपीटी टेक एड पर। सबसे पहले बेसिक सिचुएशन समझते हैं। बहुत सारे इंडियन कनाडा में वर्क परमिट पर हैं और 2026 की तरफ बढ़ते हुए उनका स्टेटस एक्सपायर होने वाला है। ऐसे में पढ़ाई शुरू करना कई लोगों को एक सेफ ऑप्शन लगता है ताकि लीगल स्टेटस बना रहे और पीआर प्लानिंग चलती रहे। लेकिन ये फैसला हर किसी के लिए सही नहीं होता। आप समझते हैं कि स्टडी प्रोग्राम शुरू करना कब स्ट्रॉन्ग मूव माना जाता है? अगर आपने पहले ही किसी पीआर पाथवे के लिए क्वालिफाई कर लिया है और एक्सप्रेस एंट्री में EOI सबमिट कर चुके हैं तो पढ़ाई एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकती है। इससे आप कनाडा में लीगली रह सकते हैं और ITA आने का इंतजार कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन तब होती है जब चुना गया प्रोग्राम आपकी एजुकेशन प्रोफाइल को मीनिंगफुल तरीके से इंप्रूव करता है। CRS सिस्टम एजुकेशन, लैंग्वेज, एज और वर्क एक्सपीरियंस को रिवॉर्ड करता है। ऐसे में कैनेडियन क्रेडेंशियल मिलने से आपको हायर एजुकेशन पॉइंट्स, बेटर स्किल्स, ट्रांसफरेबिलिटी और एक्स्ट्रा CRS पॉइंट्स मिल सकते हैं। IRCC के रूल्स के मुताबिक अगर आपने कनाडा से 1 या 2 साल का पोस्ट सेकेंडरी क्रेडेंशियल कंप्लीट किया तो 15 एक्स्ट्रा CRS पॉइंट्स मिलते हैं और अगर क्रेडेंशियल 3 साल या उससे ज्यादा का है तो 30 एक्स्ट्रा CRS पॉइंट्स मिलते हैं। कई केसेस में यही पॉइंट्स ITA और रिजेक्शन के बीच का फर्क बन जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है PNP पाथवेज। कई लोगों के लिए पढ़ाई का सबसे बड़ा फायदा CRS नहीं बल्कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन होता है। PNP नॉमिनेशन मिलने पर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में 600 CRS पॉइंट्स जुड़ जाते हैं जो प्रैक्टिकली ITA ऑलमोस्ट कंफर्म कर देता है। ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा और नोवा स्कॉटिया जैसे प्रोविंसेस में इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के लिए अलग अलग पीआर स्ट्रीम्स है, खासकर उनके लिए जो पहले कनाडा में वर्क परमिट पर रह चुके हों और फिर वहीं से ग्रेजुएट हुए हों। हालांकि हर स्ट्रीम एक्टिव हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए प्लानिंग से पहले करंट स्टेटस चेक करना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं स्टडी परमिट एक्सेस की, क्योंकि रेगुलेशंस काफी चेंज हुए हैं। कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट कैप सिस्टम फॉलो कर रहा है और कई एप्लीकेंट्स को PAL या TAL की जरूरत पड़ती है। लेकिन रीसेंट ट्रेंड्स ये दिखा रही हैं कि कनाडा अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टारगेट से नीचे चल रहा है। इसका मतलब यह है कि वर्क परमिट होल्डर्स के लिए स्टडी परमिट अप्रूवल के चांसेस बेहतर हो सकते हैं। एक और बड़ा बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। पब्लिक डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स को PAL या TAL सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं है, लेकिन प्रोसेस आसान जरूर हो जाता है। अब लॉन्ग टर्म एंगल समझते हैं। कैनेडियन क्रेडेंशियल सिर्फ इमिग्रेशन पॉइंट्स के लिए नहीं, करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एम्प्लॉयर्स के लिए कैनेडियन एजुकेशन रिकॉग्नाइजेबल होती है, रेगुलेटेड फील्ड्स में लाइसेंसिंग में मदद मिलती है और फ्यूचर जॉब स्टेबिलिटी बेहतर हो सकती है। ये सारी चीजें इनडायरेक्ट तरीके से पीआर चांसेस को मजबूत करती है। लेकिन अब रिस्क और ट्रेड ऑफ्स की बात करना भी जरूरी है। सबसे बड़ा चेंज होता है वर्क ऑथराइजेशन का। वर्क परमिट से स्टडी परमिट पर जाने के बाद फुल टाइम काम करने की फ्रीडम नहीं रहती। करंट रूल्स के तहत स्टूडेंट्स रेगुलर एकेडमिक सेशंस में 24 आवर्स पर वीक ऑफ कैंपस वर्क कर सकते हैं और शेड्यूल्ड ब्रेक्स में अनलिमिटेड आवर्स। अगर आप अभी फुल टाइम इनकम पर डिपेंड करते हैं तो ये फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट कर सकता है। इंडियंस को खास तौर पर एक कैलकुलेशन पहले करनी चाहिए कि लिमिटेड वर्क आवर्स में एक्सपेंसेस मैनेज होंगे या नहीं। दूसरा बड़ा पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस की वैल्यू। अगर आपकी पीआर स्ट्रैटेजी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास पर बेस्ड है तो याद रखिए कि IRCC स्टूडेंट वर्क एक्सपीरियंस को CEC मिनिमम रिक्वायरमेंट में काउंट नहीं करता, यानी पढ़ाई के दौरान किया गया काम CEC एलिजिबिलिटी नहीं बनाता। हालांकि फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में स्टूडेंट वर्क एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है अगर प्रोग्राम रूल्स मीट हो। यही वजह है कि स्टडी पिवट बिना प्लानिंग के रिस्की हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग,
सेकंड PGWP का मिथ। IRCC साफ कहता है कि PGWP एक बार ही मिलता है। अगर आपने पहले PGWP ले लिया है तो दोबारा पढ़ाई करने पर आपको दूसरा PGWP नहीं मिलेगा। अगर आपका एक्सपायरिंग स्टेटस PGWP है तो स्टडी परमिट आपको कनाडा में रहने में मदद कर सकता है, लेकिन ओपन वर्क परमिट वापस नहीं देगा। अब इंडियंस के लिए टेक अवे एकदम क्लियर है। पढ़ाई एक पावरफुल टूल हो सकती है, लेकिन तभी जब PR प्लानिंग क्लियर हो। ब्लाइंडली स्टूडेंट बन जाना सेफ नहीं है। प्रोग्राम सिलेक्शन, फाइनेंसेस, वर्क लिमिट्स और PR पाथवे सब कुछ अलाइंड होने चाहिए। अब सवाल आपसे, क्या आप ऑलरेडी किसी PR स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हैं? क्या आपका चूज एंड स्टडी प्रोग्राम सच में CRS या PNP चांसेस इंप्रूव करता है? और क्या आप लिमिटेड वर्क आवर्स के साथ कनाडा में सर्वाइव कर सकते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।